सारे बच्चे पहले मुझे पता चलेगा ना कि सारे यहाँ पे ही हैं। तो सबसे पहले आज 26 जनवरी वाले दिन मैं सारे बच्चों को जो 3 नारे पिछली बार रह गए थे 15 अगस्त को मेरे को लगाने के लिए, मैं आज बोलता हूँ। सारे बच्चे ज़ोर से बोलेंगे, ठीक है। सारे ज़ोर से बोलेंगे मतलब ज़ोर से बोलेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ना, दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, इसका मतलब आप सारे यहीं पे हो, ठीक है। अच्छा, अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। कोई उठ के आगे पीछे नहीं घूमेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बतानी है, ठीक है, कि आज के दिन का महत्व क्या है। हमने अपनी छुट्टी मिस की ना, सबसे पहले गवर्नमेंट हमें छुट्टी क्यों देगी? कोई दिन का खास महत्व होगा, इसीलिए तो आपको एक दिन फ्री रहने का मौका दिया जा रहा है। अभी आप नाचे कूदे ना, तो आपको ये मौका क्यों मिला? इस दिन का कुछ खास महत्व है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि राष्ट्रीय त्यौहार, मैंने आपको कहा था राष्ट्रीय त्यौहार वो होते हैं जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके बनाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं, हिंदुओं की दीपावली है, मुसलमानों की ईद है, तो सारे नहीं मनाते उसको, ठीक है। हम अपना त्यौहार मनाएंगे, वो अपना त्यौहार मनाएंगे, सारे अपना अपना त्यौहार मनाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार का मतलब है जो पूरे देश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्योहारों में आपको मैं बता चुका हूँ कि उसमें 3 त्यौहार आते हैं हमारे। स्वतंत्रता दिवस, यानी जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ। किससे स्वतंत्र हुआ? जो हमारे ऊपर क्या कर रहा था? राज कर रहा था। कौन कर रहा था? अंग्रेज लोग, जो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने हमारे देश को कब्जा किया था। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो इंडिपेंडेंस। अब तो मुझे पता है इंडिपेंडेंस का आपको मीनिंग पता होगा। इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया स्वतंत्र, है ना। तो जिस दिन हम स्वतंत्र हुए, यानी आज़ाद हो गए, फ्री हो गए, है ना, टेंशन फ्री हो गए कि हमारे ऊपर अब किसी का रूल नहीं है, हमारा घर हमारा है। समझ आई बात आपको? हमारे घर में हमारी मर्जी चलेगी। एक बात आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आपका घर है, आपने कब सोना है आप डिसाइड करते हो, कब खाना है आप डिसाइड करते हो। मैं आपके घर में चला जाऊँ, मैं कहूँ कि भाई आपने अब नहीं सोना है, अभी नहीं खाना है, ये चीज़ आप नहीं यूज़ कर सकते, है ना, आप बेड पे नहीं ज़मीन पे सो, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा गुस्सा। क्योंकि मेरे को मान लो मैं अंग्रेज हूँ, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, और आप मान लो आपका घर है हिंदुस्तान। अगर मैं बाहर से आया हूँ, है आपका घर, लेकिन मर्जी किसकी चल रही है? मेरी चल रही है। गलत बात है कि नहीं? गलत बात है कि नहीं है? है ना। तो बस भाई, उसी जो मेरी मनमर्जी थी, आपका जो अपना राज नहीं चलता था, मेरी मनमर्जी चलती थी, वो कब खत्म हो गई? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947, 1947। समझ रहे हो आप बात को? जैसे अभी 2023 चल रहा है ना, 24 चल रहा है, यस, ऐसे ही था 1947, 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त की बात है। 1947 का साल था। अंग्रेजों ने कहा कि यस, आप जो है अपना देश संभालो, ये घर तुम्हारा है, इस घर में तुम नाचो कूदो गाओ, जैसे रहना रहो, अब हम तुम्हारे देश से चले जाते हैं। और उसके बाद अब जैसे सुरेंद्र सर ने कहा था कि घर को चलाने के लिए कायदे कानून बड़े ज़रूरी होते हैं, है ना। भाई मेरी बात सुनो, 8:45 बजे स्कूल क्यों लगता है? इसलिए लगता है ताकि सारे बच्चों को पता हो कि 8:45 बजे ही लगेगा। अगर हम रूल नहीं बनाएंगे 8:45 बजे का या 9 बजे का, तो क्या होगा? कुछ बच्चे 10 बजे आएंगे, कुछ 12 बजे आएंगे, कुछ टीचर्स आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो रूल्स है ना कि जैसे डेली स्कूल लगेगा तो लगेगा इतने बजे का, इतने बजे लगेगा, इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे छुट्टी होगी। टीचर इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, यही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं कायदे कानून। घर में रहने के लिए कायदे कानून है। अब गाड़ी का क्या कायदा कानून है? गाड़ी जो होती है, गाड़ी चलती है ना सड़क पे, है ना। अब ये गाड़ी इस साइड से आ रही है ना, तो आपको ये गाड़ी इस साइड से लेके जाना है। आपका हो 2 लेन रोड है, जैसे ये 2 लेन रोड है ना, आप इस साइड से नहीं, गाड़ी का ट्रैफिक रूल तोड़ के इस साइड से जाते हो, वो वाला बंदा भी इस साइड से आएगा, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होएगा ना। तो रूल बना हुआ कि भाई अगर वो इस साइड से आ रहा है तो आपको लेफ्ट साइड में चलना है ना। ऐसे भी आपको पता है ना, लेफ्ट साइड पे चलते हैं, तो गाड़ी भी लेफ्ट साइड पे ही चलती है, ठीक है।
ताकि क्या हो, एक्सीडेंट ना हो। इसी तरीके से क्या बोला हुआ है, अगर आप रोड क्रॉस करते हो ना, एक पता है जिग जैग क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे ऐसे वाइट वाइट निशान डाले होते हैं, ऐसे जो बड़े हाईवे होते हैं ना, अगर आप उन निशान पे गुजरोगे तो वहाँ पे गाड़ियों के लिए लिखा होता है कृपया धीरे चलें, ड्राइवर के लिए लिखा होता है आगे क्रॉसिंग है, कुछ भी है। तो ड्राइवर क्या करता है, लाइट जो है ब्लिंक कर रही होती है, उसको देखता है कि भाई आगे क्रॉसिंग है, वो अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है। लेकिन आप क्या करते हो, ट्रैफिक का रूल तोड़ते हो और उस जगह से क्रॉस ना करके आप कहीं से भी सड़क में घुस जाते हो। ड्राइवर अपनी स्पीड से आ रहा है, आप अपनी स्पीड से गुजर रहे हो और आपका एक्सीडेंट होएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो जब जब हम रूल्स को तोड़ते हैं या रूल को फॉलो नहीं करते हैं, हमें ज़िंदगी में नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे आपका रूल है डेली घर में जाके पढ़ना, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप ही का नुकसान होता है। समझ आई बात आपको? इसी तरीके से जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, आप साल गिनते जाओ ना, जैसे 23 या 24, इसी तरीके से 15 अगस्त 1947 को, यानी आधा साल हो चुका था 47 का। अंग्रेजों ने कहा 14 अगस्त को कहा कि भाई हम चले, संभालो अपने देश को। और उस टाइम पे आपको पता है हमारे देश में जैसे कुछ बड़े लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो उसको सभा कहते हैं, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कांग्रेस थी, एक पार्टी थी जो चाहती थी, अंग्रेजों से लड़ती थी कि भाई हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इस तरीके के बहुत सारे नेता उसमें शामिल थे। और जो पहले हमारे देश के ऊपर कायदे कानून थे वही वाले, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था। और एक बात बताओ, मैं आपके घर में जाके जो कायदे कानून बनाऊंगा वो मैं कैसे बनाऊंगा, जिसमें मेरा फ़ायदा हो, है ना। जैसे मुझे 2 कप चाय मिलेगी, साथ में बिस्कुट मिलेंगे, लेकिन आपको जो चाय मिलेगी उसमें ना मीठा होगा ना बिस्कुट मिलेंगे, क्योंकि कानून किसने बनाया, मैंने बनाया है। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसमें क्या किया था, अपना फ़ायदा ज़्यादा सोचा था। जानी बड़ी सरकारी नौकरी किसको मिलेगी, अंग्रेजों को मिलेगी, बड़े पद जो है ना, और सिपाही वगैरह मरने के लिए कौन रहेगा, इंडियंस रहेंगे। इस तरीके से बहुत भेदभाव था उस कायदे कानून में, है ना। और उस दिन से जब ये जो 47 को आज़ादी मिली, उसके बाद आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, जो संविधान को बनाने वाली। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट से मतलब ही समझ जाना, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली, यानी उन कायदे, उन कानून को, लॉ को बनाने वाली जो क्या थी, असेंबली थी, उसको बनाया गया, उसका गठन किया गया, है ना। बहुत सारे लोग चुने गए, इलेक्शंस हुई, वो लोग चुने गए और उन लोगों ने क्या किया, कानून लिखना शुरू किया। उस कानून को लिखने के लिए पूरे देश के अलग अलग कानून को पढ़ा गया, अमेरिका का, इंग्लैंड का, जो भी बड़े बड़े देश थे उन सभी के कानून को पढ़ा गया। उनमें जो अच्छी बातें थी वो नोट कर ली गई, उनको अपना लिया गया, और जो बुरी थी उनको छोड़ दिया गया। यानी हमारा जो कानून है ना, हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बहुत सारे देशों से ओरिएंट किया हुआ है। उसका ओरिजिनेशन जो है ना, वो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी हमारे क्या हक हैं और हमारे क्या फ़र्ज हैं। इसी तरीके से स्टेट, यानी जो सरकार होगी, देश होगा, गवर्नमेंट के क्या हक हैं और उसके क्या फ़र्ज होंगे। अलग अलग जगह से हमने अलग अलग चीज़ों को लाया। जैसे जुडिशरी है, न्यायपालिका, उसको कहीं और से ओरिजिनेट किया, यानी अलग अलग तरीके से हमने उसको लाया, ठीक है। अब आती है बात कि भाई कानून क्या है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे का मतलब क्या हो गया, अगर आप कुछ जानते हो तो फिर आज के टाइम पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि कोई आपका नुकसान कर सकता है। इसीलिए हम आपको पढ़ने के लिए कहते हैं। कानून कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश सबका है ना, ये देश सबका है। और आपको पता है हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, 20% मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, जो भी बाकी रहते हैं, है ना। तो भाई इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि हिंदू जो चाहेंगे वही होगा, नो, क्योंकि हमारा जो देश है वो सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष देश, एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाए। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम को ही मानते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारे धर्मों को कोई मान सकता है,
और नहीं भी मान सकता है, उसकी मर्जी है। मंदिर में जा सकता है और मुस्लिम, जो मुस्लिम है ना, मस्जिद से उठ के वो मंदिर भी आ सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते, कानूनी आप उसको मना नहीं कर सकते। हम मस्जिद में जा सकते हैं, हमें मुस्लिम मना नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हमारे मंदिर के सामने कोई नमाज पढ़ता है, हम उसको मना नहीं कर सकते। समझ आई बात आपको? यानी किसी को पाबंदी नहीं है। इसी तरीके से इस देश में, ये देश किसी एक जाति का नहीं है, ठीक है। मुस्लिमों का भी, आप ये मत सोचना हिंदुस्तान है तो सिर्फ हिंदुओं का है, नहीं, ये मुस्लिमों का भी है। क्योंकि इस देश में जो भी पैदा होगा वो हिंदुस्तानी कहलाएगा और उसका देश भी है। और इसकी सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल है, आप मान के चलो, ये हिंदुओं का देश था, हिंदुओं का राम मंदिर था, पता है ना आपको। और अगर हम लोग चाहते तो जबरन, जबरदस्ती उस मंदिर को बना सकते थे। क्योंकि अगर 80 लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, 20 लोगों का कुछ बनेगा वहाँ पे? नहीं बनेगा। लेकिन उससे क्या होता, हम कानून तोड़ते, और कानून किसी को तोड़ने का जो किसी को हक नहीं है, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ क्या होता है, मुकदमा चलाया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, उसके ऊपर उसको जो भी कोर्ट है उसको सजा देता है। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। इसीलिए हमें उसका केस लड़ना पड़ा, बहुत साल लगे हमें, बहुत सालों से केस चल रहा था। लेकिन अगर भाई सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता कि यहाँ पे मस्जिद ही बनेगी, तो तुम 80 लोग कुछ नहीं कर सकते थे, वहाँ पे मस्जिद ही बनती। तो आप मेरी बात सुनो, जिस देश में जो प्रधानमंत्री है वो हिंदू है, पता है ना आपको, राष्ट्रपति है वो हिंदू है, पता है ना आपको। भाई जिस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हिंदू हों, वहाँ मंदिर नहीं बन सकता था क्या? अगर वो चाहते, कोई बोल सकता है उनके आगे? नहीं। लेकिन कानून उनको भी मानना पड़ता है। अगर कोई प्रधानमंत्री है वो आपको आके थप्पड़ मार दे, मोदी साहब हैं, क्या आके वो आप किसी बच्चे को थप्पड़ मार सकते हैं बिना मतलब के? नहीं मार सकते, क्योंकि थप्पड़ मारना ऐसे बिना मतलब के कानूनी अपराध कहलाता है। आपका कोई टांग तोड़ दे, कोई आके बोले नहीं मैं तो भाई सेना का बहुत बड़ा अफसर हूँ, तुम्हारी टांग तोड़ देता हूँ, जैसे पुलिस का कोई बड़ा अफसर मान लो, उसको कोई हक नहीं है आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार करने का, जब तक आप कोई गलती ना करो। पता है आपको ये बात? पुलिस को किसी को थप्पड़ मारने का हक ही नहीं है। आप आज तक पुलिस का नाम सुना है ना? ये भी सुना होगा कि पुलिस ने उसको कुटा, बहुत कुटा ना। आपको ये बात पता है कि पुलिस को किसी को थप्पड़ मारने का हक है, किसी को ओए बोलने का हक नहीं है। और जब पुलिस ने किसी को कुछ बोलना होता है, वो पता है जज से परमिशन लेती है, कोर्ट से, कि इस बंदे ने चोरी की है, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है, वो इस बंदे ने चोरी की है, इस बंदे ने मर्डर किया है। और जज को बोलता है, जो पुलिस का अफसर होता है वो जाता है जज के पास, जब उसके पास FIR आती है वो जाता है और कहता है कि मुझे परमिशन दो, इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। आप किसी को अपने घर में कैद नहीं कर सकते, ऐसा किया तो आपके ऊपर मुकदमा चल जाएगा। किसी को अपने घर में आप डक नहीं सकते। और जेल में उसको डका जाता है ना थोड़े दिन अपने थाने में, और उसी से परमिशन ली जाती है कि मैं थोड़ा सा 3rd डिग्री इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यानी इसको थोड़ा सा थप्पड़ मारना चाहता हूँ या कुछ डराना चाहता हूँ, ताकि ये डर के मारे सच बात बता दे। जब जज कहता कि यस इतने दिन तक इस बंदे को आप यहाँ पर रख सकते हो, इस थाने में रख सकते हो, तब जाके वो उसको क्या कर सकता है, थप्पड़ मार सकता है। लिमिट का मेडिकल होता है उसका, हर दिन पता नहीं है 3-4 दिन के बाद उसका मेडिकल जानी, डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच करवानी पड़ती है। मालूम है क्यों? ताकि जो वो बंदा है उसको पुलिस हरास ना करे। उसके हर दिन की रिपोर्ट लिखी जाती है, बंदा ठीक है, इसको मार तो नहीं पड़ी है, इसका स्किन कैसी है, टोटल चेकअप होता है। और उसकी मर्जी के बिना आपको कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, बट आपने गलती नहीं करनी। हाँ, कुछ केस ऐसे हैं, अब यहाँ पे मान के चलो कोई ऐसा काम है कि आप कर रहे हो जो देश के विरोध में हो, है ना, यहाँ पे कुछ आतंकवादी आ गए और वो निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं ना, तो पुलिस को भाई कोर्ट में जाने का टाइम होगा कि सर यहाँ पे देखो आतंकवादी गोली चला रहे हैं, अब हम क्या करें, आप ही किसी को मारना शुरू कर दो। नो, तब पुलिस किसी को नहीं पूछेगी। कुछ स्पेशल केस में फिर वो आपकी भी गोली चलाएगी आपके ऊपर, या फिर आपको बंदी बना लेगी, जज को पूछने की जरूरत नहीं है। अब बात आती थी गणतंत्र की, मैंने कहा कानून बनाया,
कानून के सामने सारे धर्म, सारी जातियां, सारे पद, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं। याद रखना मेरी बात। और ये कानून जब बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950 को बनके तैयार हुआ था। 2 साल, कितने महीने, कितने दिन आपने अभी सुना। 26 नवंबर 1950 यानी 3 साल बाद, 2.5 साल बाद, मान के चलो 3 साल, मान के चलो आप इसको 3 साल ही हो गए ना 50 तक। तो ये कानून क्या हुआ, बनके तैयार हुआ। पर आपको पता है ना 26 जनवरी का दिन कब से मनाना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। ओए इधर ध्यान देना बेटा, हमने मनाना शुरू कर दिया था 1930 से। हमने कहा कि हम थोड़ा सा कानून जो है, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम 26 नवंबर से ही शुरू कर देते। याद रखना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका थोड़ा सा 10% जो हिस्सा था ना जरूरी वाला, वो 26 नवंबर से ही शुरू हो गया था। लेकिन पूरी तरह से जो लागू उसको माना गया कि आज के बाद ये कानून चलेगा, वो कब शुरू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था। और भाई एक बात याद रखना, 26 जनवरी 1950 तक जो कानून थे वो अंग्रेजों के थे। उसके बाद हमारी मर्जी चलना शुरू हो गई। हमने उसके ऊपर लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि ये देश हमारा है, इसमें जो भी फैसले होंगे हमारे होंगे, जो करेंगे हम करेंगे। एक और बात आपको सुरेंद्र सर ने समझाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा रह गया था, मुझे लगता है आपको डाउट रह गया होगा, ध्यान से सुन लो। आपको पता है कि आज़ाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले तो हम क्या चाहते थे, अंग्रेजों से पूरी स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, पूर्ण स्वराज नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारी सरकार हमारी हो, हमारी इलेक्शन हो, हमारे लोग चुने जाएं और एक्सटर्नल अफेयर जो हैं कौन देखे, यही देखें, अंग्रेज लोग देखें। जैसे दूसरे देशों के साथ हमारे क्या रिश्ते होंगे, दूरसंचार दूसरे देशों के साथ क्या होगा, हमारे देश के ऊपर कोई हमला कर सकता तो हमारा बचाव कौन करेगा, ये सारे काम ये करेंगे। आपको पता है अभी स्टेट्स होती है ना, स्टेट्स जैसे हमारी अभी स्टेट समझते हो ना, राज्य के पास पूरे अधिकार थोड़ी होते हैं, वो इंटरनल गवर्नमेंट चला सकते हैं। और जो पूरा अधिकार होता है बाहर के साथ, दूसरे देशों के साथ क्या करना है, अपने देश को बचाना है, रक्षा करनी है, दूर संचार करना है, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हक है। तो हिंदुस्तान चाहता था कि हम ऐसे ही कॉलोनी बन के रहें इंग्लैंड की, और जो बाकी वाला सारा काम काज है हमारा, जो हमारे देश का जो भी भाग्य डिसाइड करना है बाहर की तरफ, किसके साथ हमारा कैसा रिश्ता रहेगा, उसको कौन डिसाइड करेगा, अंग्रेज डिसाइड करेंगे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इससे हमें आज़ादी मिल गई। अब हमारा मन करेगा तो चीन के साथ रिश्ता रखेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं रखेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, अंग्रेजों की मर्जी चलती थी। बोलते थे इससे बोलो तो बोल लेंगे, नहीं बोलो तो नहीं बोलेंगे। बोलते थे इससे लड़ो तो लड़ेंगे, बोलते थे नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान के साथ कैसा रिश्ता रखना है वो कौन डिसाइड करता था, अंग्रेज डिसाइड करते थे। और एक और बात आपको मैं बता देता हूँ सबसे ज़रूरी, जो आज के दिन है, आज का दिन जो मनाने का सबसे जो ज़रूरी मुद्दा है ना, हमेशा याद रखना ज़िंदगी में, जो बड़े सारे अनपढ़ लोग आएंगे वोट मांगने आपसे, मोहल्ले में आपसे बड़े सारे होते हैं। आपने एक बात ध्यान से सुनी है, सारे सुनते हैं, अभी आप भी सुनते होंगे, बड़ी बार आप सुनते हो ना, आपको ऐसी बात सुनने को मिलती हो कि भाई हिंदू खतरे में है, बोलते हैं ना हिंदू खतरे में, मतलब क्या हो गया कि मुसलमान जो हैं हिंदुओं को मारने वाले हैं, या ये देश जो है हमारे हाथ से जाने वाला है, ऐसा बोलते हैं ना। आप मुझे एक बात बताओ, हम अगर अपने धर्म को बढ़ावा देंगे, मुस्लिम अपने धर्म को बढ़ावा देंगे, मुस्लिम बोलेंगे इस्लाम बड़ा है, हिंदू बोलेंगे हिंदू धर्म बड़ा है ना, हम कट्टरवादी हो जाएंगे। कट्टरवादी जानी पक्के हो जाएंगे, अपने धर्म के असूल के पक्के, इंसानियत नहीं रहेगी। अब मुझे एक बात बताओ, इंसान तो इंसान ही है ना। जब भगवान ने इंसान को बनाया था उसने कोई भी धर्म नहीं बनाया था, धर्म हम लोगों ने खुद बनाया था। जैन, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ये सारे धर्म हम लोगों ने खुद बनाए थे, कोई धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, कि हम इंसान हैं, अच्छा करो तो अच्छा ही होना चाहिए और बुरा करो तो बुरा ही होना चाहिए। जानी इंसानियत कहती है कि हमेशा इंसान को अच्छा करना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस देश में हम हिंदू धर्म को प्रमोट कर दे और मुस्लिमों को दबाएंगे
तो भाई उनको भी हमारे साथ गुस्सा बढ़ता जाएगा, गुस्सा बढ़ेगा ना, हमारे बीच में फूट पड़ेगी। जैसे 1947 में पड़ी थी, अगर वो फूट ना पड़ती तो देखो हमारा अखंड भारत होता, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इंडिया में रहता। और अगर सारा जो मुस्लिम है वो ही अपने सारे हक बोले नहीं ये भी हमारा ये भी हमारा और हमारा तिरस्कार होगा, तो हमारे बीच में भी क्या आएगी, बैर की भावना आएगी, फूट पड़ेगी। और जब फूट पड़ती है ना तो देश की जो यूनिटी है वो टूटती है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर तू इस जाति का इस धर्म का है तो मैं तेरे साथ जिद करूंगा। नो, आप बच्चे हो ना, मुझे एक बात बताओ, स्कूल में सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है हमें, सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है आपको, एक ही यूनिफॉर्म दी जाती है ना कि यूनिफॉर्म। मालूम है क्यों? ये जो स्कूल है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदू पढ़ सकते हैं या मुस्लिम पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। देखो ये क्यों किया ऐसा, यहाँ पे सारे इकट्ठे रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए द्वार खुला रहे, सबको अच्छा ज्ञान मिले। और यूनिफॉर्म का मतलब सबका ड्रेस कोड एक जैसा रहे ताकि अमीरी गरीबी ना दिखे। आप आज बिना कपड़ों के आए हो, बिना यूनिफॉर्म के आए हो ना, यहाँ पे देखना आप मेरी बात ध्यान से, कुछ बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे होंगे, कुछ बच्चों के कपड़े जो हैं थोड़े घटिया क्वालिटी के होंगे। इससे पता चल जाता है हमें कि भाई ये थोड़े अमीर घर का बच्चा है और ये थोड़ा गरीब घर का बच्चा है। यूनिफॉर्म इसीलिए लगाई है, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक समानता। यूनिफॉर्म इसलिए ही लाते हैं हम स्कूल में ताकि कोई पता ना चले कि अमीर है या गरीब है, हिंदू है कि मुस्लिम है, बस स्कूल में आके क्या है वो स्टूडेंट है। और 2-4 बातें और बतानी है मैंने आपको बाकी दुनिया के बारे में। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस, आज रिपब्लिक डे है। और गणतंत्र का मीनिंग मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। गणतंत्र का मतलब है पहले क्या होता था, राजा का सिस्टम, मोनार्की सिस्टम होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, पता है आपको, और वही सारे फैसले करता, उसका बेटा राजा बनता था। भाई एक बात बताओ, बहुत काबिल इंसान हो, यहाँ पे एक राजा के घर में गूंगा बंदा जन्म हुआ, उसका वही राजा बन जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या गूंगा आपको अच्छी फैसिलिटी दे पाएगा, अच्छी फैसिलिटी दे पाएगा? अच्छा वो अगर शराबी है, कबाबी है, जैसा भी है, वो आपके ऊपर जुल्म करेगा, अच्छा कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप अच्छे इंसान हो लेकिन आपको उसके अधीन रहना पड़ रहा है। गणतंत्र का मतलब होगा, गण माने होते हैं लोग, तंत्र होता है उनका शासन, ऐसा शासन जो लोगों का हो, लोगों के द्वारा हो और लोगों के लिए हो। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। गणतंत्र का मतलब हो गया, आज प्रधानमंत्री आपने बिठाया तो कौन वोट डालेगा? आप लोग डालोगे वोट, है ना? और राष्ट्रपति बैठेगा तो कौन डालेगा वोट? वही आपका वही भाग्य डिसाइड करेगा, लेकिन उसका भाग्य कौन डिसाइड करेगा? हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जानी बेशक वो राज कर रहा है, कानून बना रहा है, देश को चला रहा है, लेकिन उसको बिठाया किसने है? हम लोगों ने बिठाया, तो राज उसका नहीं है। गणतंत्र जानी लोगों का राज है, कोई राजा नहीं है। पहले राजा बैठ जाता था, उसको कोई हटा नहीं पाता था। अगर आज आप लोग विद्रोह कर दो तो कल उसको कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, कुर्सी खाली करो। अगर आज कह दो अगर वो गलत काम करेगा, कोई भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, यानी मैं सबसे ऊंची पदवी की बात कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं गलत काम करूँगा मुझे छोड़नी पड़ेगी। पुलिस वाला होगा, कोई भी गलत इंसान होगा, अगर वो गलत अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करेगा तो आज आप उसको वहाँ क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था। समझ आई बात आपको? यहाँ से ये आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दे देता हूँ कि भाई देखो, हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी बंदा बनाते हैं 5 साल के लिए बनाते हैं। अगर एक बार हम गलत बंदे को वोट डाल दें तो वो बंदा 5 साल के लिए हमारा भाग्य विधाता बन जाता है, मालूम है ना? 5 साल सारे हमारी ज़िंदगी के फैसले जरूरी वही लेगा। अगर वो बंदा गलत हुआ तो क्या करेगा? वो गलत फैसले लेगा और 5 साल बर्बाद हो जाएंगे और ज़िंदगी बार बार नहीं आती। इसलिए हमेशा जब भी किसी कैंडिडेट को चुनो तो जाति, धर्म सब कुछ छोड़ के, पार्टी को छोड़ के उस बंदे की काबिलियत देखो कि अगर ये बंदा बनेगा तो समाज का सुधार कितना करेगा, देश का भला कितना करेगा। ठीक है, तो आपको जो है वोट इस तरीके से डालना है, हमेशा याद रखना। और आज के दिन आपको कुछ ओथ लेनी है, शपथ लेनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज के दिन आपको क्या क्या करना है। देशभक्ति की बात करूँगा, छोटी सी देशभक्ति करनी है, जिसको आप, देशभक्ति का मतलब आपने यही है ना
लड़ेंगे बॉर्डर पे जाके, बंदूक उठाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, यही देशभक्ति है ना। कोई देश के बारे में बोलेगा जबड़े तोड़ देंगे, बट आप अभी वैसा नहीं कर सकते, है ना। आपके कुछ काम है, अगर वैसे काम आप करोगे तो देशभक्ति में गिने जाओगे, देशभक्त कहलाओगे कि हिंदुस्तान आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, पता है ना आपको। और यही मैसेज देने के लिए इस दिन को मनाते हैं हम। वो तो कब की बात हो चुकी है, 1950 बीत चुका है, आज भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि हम भूल ना जाएं, अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ को भूल ना जाएं। सिर्फ हमें अपने कर्तव्य याद दिलाने के लिए इस दिन को, ताकि हम भूल ना जाएं कि जैसे हमने वैसे जब हम गुलाम हुए तो इतने दुख सहने पड़े थे, हमें उस दिन को भूल ना जाएं, सुखों में अटक ना जाएं और अपना अतीत भूल के फिर से दोबारा हम किसी के गुलाम बन जाएं। अपने देश को सर्वोपरि रखना है, हमें फिर उसको सोने की चिड़िया बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है जिस देश में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। और वो देश तब तक डेवलप्ड नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता, जब तक वहाँ पे कोई भी एक भी बंदा उस देश का भूखा, रात को भूखा सोए। और हमारे देश में लाखों लोग रात को भूखे सोते हैं। अरे उनको छत तो दूर की बात है, उनको खाना तक नहीं मिलता, इतनी बुरी हालत, आपको सब कुछ मिल रहा है। तो कुछ ड्यूटीज़ की बात कर लेता हूँ। सबसे पहली ड्यूटी है कि अच्छे से पढ़ना है आपने, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों? इस देश का अच्छा नागरिक, सिटीजन बनना है। बाद में आपने अच्छी पढ़ाई की होगी तो लड़ाई झगड़े कम करोगे, भाईचारा मेंटेन करोगे, अच्छी इन्वेंशन तरक्की करोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, पुलिस अफसर, जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, समाज में जाओगे, टीचर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बड़े अच्छे डॉक्टर बनोगे, करप्शन नहीं करोगे, घूसखोरी नहीं करोगे, सबके साथ अपनी ड्यूटी को बड़े लॉयलफुल तरीके से करोगे, सबका भला करोगे। और देश का, अगर आप सबका भला करोगे, हर बंदा अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से करेगा तो देश अपने आप विकसित होता जाएगा और इस देश में कोई गरीब, कोई दुखी नहीं बचेगा। सारे व्यवस्थाएं जो हैं, सारे जो डिपार्टमेंट हैं अच्छे से चलेंगी। तो सबसे पहला आपका जो क्या है, काम है, पढ़ाई करना है। और पढ़ाई ही किसी देश को सबसे ज़्यादा विकसित बनाती है। आप किसी भी और फील्ड में लाखों रुपए खर्च कर दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई सबसे ज़्यादा अगर खर्चा हो, अच्छी पढ़ाई हो, तो कोई भी जो देश है वो सबसे ज़्यादा आगे निकल सकता है। और 2-3 काम आपको और करने हैं अगर देशभक्ति दिखानी है तो। याद रखना, छोटे छोटे काम है लेकिन जो आते जिसने यहाँ पे डाल दी वो याद रखना, उसके बराबर कोई देशभक्त नहीं है। क्या क्या है? अगर आपके घर में खुला नलका दिख जाए, आपको पानी का नलका आता है, पानी का नलका आता है, अगर वो पानी का नलका आ रहा है और उसमें कोई भी उसको यूज़ नहीं कर रहा है और वो नलका खुला रह गया है, आपका फर्ज बनता है उस नलके को तुरंत बंद कर दो, क्योंकि वो पानी हमारे देश की संपत्ति है। और वैसे भी वो इतना ज़रूरी हिस्सा है कि अगर उसके बिना पानी ख़त्म हो गया तो भाई आपको पता है ना, हमारे पास कितना, कम से कम 1% पानी है पीने के काबिल, 99% तो बेकार है। जो पूरी दुनिया का पानी है उसको वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको दिखता है कि भाई कहीं पे बल्ब जल रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, डे को बल्ब जल रहा है, आपके घर में जलता है बल्ब, है ना? कभी हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है बल्ब जल रहा होता है क्या, और बहुत सारे जगह पे आप ऐसे देखते हो दिन को बल्ब चलता रहता है। आपने उस बल्ब को क्या कर देना है? बंद कर देना है। अगर कोई बोली का पानी उसको कोई ख़राब कर रहा है, उसको मना करना है। सड़क को तोड़ रहा है, मना करना है। और अगर कोई सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है ना, सरकारी बिल्डिंग जानी हमारे पैसे, आपको पता नहीं टैक्स हमारा कटता है, हमारी बिल्डिंग में पंचायत घर है, स्कूल है, कुछ भी बना हुआ है, अगर उसको कोई तोड़ रहा है तो उसकी रक्षा करना भी आपका काम है। यानी सरकारी कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करना आपका काम है। अपने देश का कोई भी रिसोर्स है, अगर आप मुझे एक बात बताओ, हम बाहर से इतना तेल खरीद रहे हैं, आप फालतू के गाड़ियाँ यहाँ घुमा रहे हो, वहाँ घुमा रहे हो, एक बंदा इतनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है, तो क्या होगा भाई? देश का खपत बढ़ेगी और क्या होगा? चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे और हम अपने देश के जो रिसोर्स हैं उनका हम क्या करेंगे? शोषण करेंगे। तो उससे देश गरीब होता है। और हर एक चीज़ जो है हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं, लास्ट एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, जब हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं तो देश गरीब होता है। आप अपने घर की एग्जांपल ले लो। अब मैं इसकी अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि देखो, आप अपने घर में पैदा कुछ कम कर रहे हो, बाहर से चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो, है ना, उधार की या खरीद के ले रहे हो, तो भाई आप गरीब होते जा रहे हो। लेकिन आप अपने घर में पैदा करके उगा के चीज़ों को बेच रहे हो तो आप अमीर हो रहे हो। जीडीपी जिसको मैंने कहा था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती है। तो भाई अपने देश की पैदा की हुई चीज़ों को हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा देश अमीर होएगा। जैसे इस तरह अभी आपको पता है मोबाइल
इतना सारा पैसा चाइना के पास चला जाता है, हमें मोबाइल चाइना के यूज़ करते हैं। अगर वो मोबाइल हिंदुस्तान के होते तो हमारा देश अमीर होता। और बहुत सारी चीज़ें, हथियार हैं। तो आपको ऐसा नागरिक बनना है, ऐसा स्टूडेंट बनना है आने वाले टाइम में कि हिंदुस्तान के आप झंडे गाड़ दो और हिंदुस्तान को एक विकसित देश बना दो, एक सोने की चिड़िया बना दो। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अपने देश की कुर्बानियों को याद रखोगे और हम टीचर्स की बात को हमेशा ध्यान में रखोगे, उसको मानोगे, डेली स्कूल आओगे, अपने पेरेंट्स की बात मानोगे, अपने ड्रीम को डिसाइड करोगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इन बातों को हमेशा याद रखना। दिन को बिजली का बल्ब नहीं जलेगा, अगर नलका खुला हुआ है तो फालतू का नहीं बहेगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहीं पे डैमेज हो रही है, उसको रोकना आपका काम है, उसकी सुरक्षा करना आपका काम, उसको सुरक्षा करोगे। फालतू अपने जो देश के रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उनका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। समझ आई बात आपको? और देशभक्त रहोगे, आपस में किसी भी धर्म जाति के विरोध में नफरत पैदा नहीं करोगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे और देश को आगे ले जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।